हेलो, मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग डीसी जनरेटर में कम्यूटेशन पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद एफिशिएंसी, लॉसेस, इन सब की बातें होंगी। तो आइए हम लोग बिना देर किए चलते हैं डीसी जनरेटर और उसमें कम्यूटेशन। कम्यूटेशन है क्या कि जब कम्यूटेटर पर कार्बन ब्रश एक साथ दो या दो से अधिक कम्यूटेटर सेगमेंटों को टच करने लगता है तो वहाँ पर स्पार्किंग उत्पन्न होने लगती है। और होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक सेगमेंटों को टच करता है तो जो आर्मेचर कॉइल है उसमें, चूँकि कॉइल सेगमेंटों से ही जुड़ी रहती है, हम लोग उसे जो है शोल्डर से जोड़ देते हैं। सेगमेंटों पर, कम्यूटेटर के सेगमेंटों पर कॉइल के सिरे जाकर जुड़ते हैं, अतः शॉर्ट सर्किट होने लगती है। तो इस तरह से जब शॉर्ट सर्किट कम्यूटेटर में कार्बन ब्रश की वजह से टच होने से और आपके आर्मेचर कॉइल में होने लगती है तो इसी को हम लोग कम्यूटेशन कहते हैं। तो लिख लेते हैं हम लोग। जब कार्बन ब्रश दो या दो से अधिक कम्यूटेटर लिख लीजिएगा। दो या दो से अधिक कम्यूटेटर सेगमेंट को टच करने लगता है। सेगमेंट की हिंदी एक खंड होता है, तो दो या दो से अधिक, क्योंकि वो खंडों में ही हम लोग जोड़कर उसे बेलनाकार कम्यूटेटर बनाते हैं, दिक् परिवर्तक। तो कम सेगमेंट को टच करने लगता है तब आर्मेचर कॉइल में शॉर्ट सर्किट, आर्मेचर कॉइल में शॉर्ट सर्किट होने लगती है, जिससे कार्बन ब्रशों पर स्पार्किंग होने लगती है। इसे ही कम्यूटेशन कहते हैं। अब कम्यूटेशन के कारण क्या क्या दिक्कतें आएंगी तो लिख लें। परिणाम स्वरूप कार्बन ब्रश पर स्पार्किंग होने लगती है। अगली पॉइंट हम लोग लिखेंगे
स्पार्किंग के कारण कार्बन कम्यूटेटर सतह पर जमने लगता है। दिख रहा है? जमने लगता है, जिससे कार्बन ब्रश कार्बन ब्रश जंप करने लगता है, उछलने लगता है। जंप करने लगता है यानी उछलने लगता है। फलस्वरूप स्पार्किंग और बढ़ जाती है। स्पार्किंग और बढ़ जाती है। अगली पॉइंट, स्पार्किंग के कारण कम्यूटेटर का ताप बढ़ने लगता है, जिससे आर्मेचर कॉइल जो सोल्डर द्वारा कम्यूटेटर पर जुड़ी होती हैं, उस सोल्डर के पिघलने का भय पिघलने की संभावना अधिक हो जाती है। इन्हीं कारणों से कम्यूटेशन को रोकना आवश्यक होता है। तो ये सभी कारण हैं। जैसे जैसे हम लोगों का स्पार्किंग कार्बन ब्रश व कम्यूटेटर के संपर्क सतह पर बढ़ता है, तो बढ़ने का कारण आपने एक ये भी देखा, एक तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण भी होता है, दूसरा का जो है कम्यूटेशन के कारण। कम्यूटेशन है क्या? जब कार्बन ब्रश कम्यूटेटर के
दो या दो से अधिक सेगमेंटों को टच करने लगते हैं। एक ही कार्बन ब्रुश जैसे है वो अपने ही सेगमेंट को न टच करके कम्यूटेटर के अन्य सेगमेंटों को भी टच करने लगे तो आर्मेचर कॉइल में शॉर्ट सर्किट होने लगती है, जिससे कम्यूटेटर और कार्बन ब्रुश के बीच स्पार्किंग बहुत तेज होने लगती है। और फिर क्या होगा, कम्यूटेटर की सतह गर्म होने लगेगी या आपका पूरा जनरेटर गर्म होने लगेगा। और फिर उस जनरेटर में जितने भी हम लोग आर्मेचर कॉइल को ले जाकर और सोल्डर, यानी जिसे आप लोग रांगा कहते हैं, हिंदी में उसे झाल कहते हैं, तो झालित कर देते हैं, सोल्डरिंग किए हुए हैं। वो हमारा सोल्डर यदि पिघल जाएगा, अधिक ताप मिलेगा तो पिघल जाएगा और फिर क्या होगा कि पिघलने से हमारी आर्मेचर कॉइल का कनेक्शन हट जाएगा। तो इस तरह से आपका वाइंडिंग खराब होगी, फिर से जो है खोलना पड़ेगा और उसे रिपेयर करना पड़ेगा जनरेटर को। तो ये सारी समस्याएं आती हैं। और जैसे जैसे आप देखते होंगे कि कार्बन कहीं भी आ जाता है, हल्का स्पार्किंग होती है तो आपके स्विच के भी कांटेक्ट पॉइंट पर कार्बन आ जाता है, तो उसे हम लोगों को दूर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो स्पार्किंग और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है और फिर आप देखते हैं धीरे धीरे आपका स्विच बर्न कर जाता है, जल जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक वही समस्या क्या होगी कि जैसे जैसे कार्बन आपके स्पार्किंग होगी, कार्बन कम्यूटेटर की सतह पर जमने लगेंगे, फिर कार्बन ब्रुश जो है उस पर स्मूथली न रन करके जहाँ जहाँ उभार आ जाएगा वहाँ वहाँ जंप करने लगेंगे। और फिर क्या होता है कि कम्यूटेटर की भी सतह कट जाती है, जगह जगह स्पॉट पड़ जाते हैं, तो कम्यूटेटर की सतह भी खराब हो जाती है, फिर कम्यूटेटर भी बदलना पड़ेगा। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए इस कम्यूटेशन को रोकना पूर्णतया तो रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि हम लोग देखें ना, जहाँ स्विच से हम लोग कनेक्ट करते हैं वहाँ स्पार्किंग होने लगती है, और जहाँ हम लोग पेंच से कसे रहते हैं एकदम टाइटली या लग लगा के कसे रहते हैं नट बोल्ट से, वहीं स्पार्किंग नहीं होने पाती है। वरना कहीं भी हल्का भी लूज कनेक्शन हो जाता, हम लोगों का पेंच ढीला हो जाता है या स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो आप देखते होंगे स्पार्किंग होती है। तो कार्बन ब्रुश जो है केवल सतह पर रगड़ बनाए रखता है, और कार्बन ब्रुश को प्रेशर कौन देता है? स्प्रिंग देती है। जो होल्डर में एक स्प्रिंग लगा है, वो स्प्रिंग आगे की ओर ठेले रहती है, उसी स्प्रिंग के दाब के कारण हमारा कार्बन ब्रुश कम्यूटेटर की सतह पर रगड़ बनाए रखता है। चूँकि वो नट बोल्ट से कसा नहीं तो स्पार्किंग कुछ न कुछ होगी, लेकिन सतह जितना ही चिकनी होगी कम्यूटेटर की उतने स्पार्किंग कम होगी, तो इसलिए कार्बन न जमने पावे, इसको भी बचाना है। अधिक टेम्परेचर हो जाएगा तो हमारी सोल्डर की हुई आर्मेचर कॉइल और कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच का कनेक्शन हट जाएगा। तो इस तरह से रिपेयर का काम बढ़ जाएगा। तो अब आगे हम लोग चलते हैं, यही सब समस्याएं लिखी हैं, तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए हम लोग जो है आगे व्यवस्था करेंगे। तो अब लिख लेते हैं कि ये कम्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं। आगे लिख लें, कम्यूटेशन दो प्रकार के हैं। कम्यूटेशन दो प्रकार के हैं। अगली पॉइंट, पहला है आपका स्मूथ कम्यूटेशन, और दूसरा है रफ कम्यूटेशन। लिख लीजिएगा, स्मूथ कम्यूटेशन जब धारा का प्रवाह धीरे धीरे हो, जब आर्मेचर कॉइल में धारा प्रवाह की दिशा
धीरे धीरे चेंज हो, तब उसे स्मूथ कम्यूटेशन कहते हैं। जब धारा का शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट का मतलब यही है कि धारा अपने निश्चित मार्ग से न चलकर अब वो अपना डायरेक्शन बदल देगी और शॉर्ट सर्किट होने पर जहाँ तार टच करने लगेंगे अब वहाँ से होकर बहने लगेगी, तो उसी को हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो इस तरह से धारा प्रवाह की दिशा धीरे धीरे जब चेंज होगी तब उसे हल्का फुल्का जब हमारा कार्बन ब्रश दूसरे सेगमेंटों को टच करेगा तो ऐसा होगा, तो उसे स्मूथ कम्यूटेशन कहेंगे। और रफ वाला दूसरा लिख लें, रफ कम्यूटेशन। रफ कम्यूटेशन आगे लिख लीजिएगा, कम्यूटेशन। रफ कम्यूटेशन में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होगी और धारा का प्रवाह बहुत तेज़ी से चेंज होगा। तो लिख लें, जब आर्मेचर कॉइल में धारा प्रवाह का चेंज की दिशा का परिवर्तन तेजी से हो, तब उसे रफ कम्यूटेशन कहते हैं, जिससे स्पार्किंग कार्बन ब्रश पर बहुत अधिक होने लगती है, बहुत अधिक होने लगती है। इसी को रोकना आवश्यक होता है, इसी को रोकना आवश्यक होता है। अब हम लोग आगे लिखेंगे कि कैसे हम लोग उसका निवारण कर सकते हैं। दो प्रकार का हो गया, एक स्मूथ जिसमें धारा का प्रवाह चेंज होगा लेकिन धीरे धीरे होगा, उसे स्मूथ कम्यूटेशन कहते हैं। और ये हमेशा बना रहेगा स्मूथ कम्यूटेशन, क्योंकि वो रोटरी मोशन बहुत तेज़ी से करेगा। हमारा आर्मेचर 1200 आरपीएम पर नाच रहा है तो उसी धुर्रे पर हमारा कम्यूटेटर भी चढ़ा होता है, तो कम्यूटेटर भी 1200 आरपीएम पर नाच रहा है, तो हमारा कार्बन ब्रश जो एमएनए पर फिट है वो तेज़ी से जब घूमता है कम्यूटेटर, तो वो एक साथ जो है अपना जो उस जिस पर लगाया गया है उसके अलावा भी वो दूसरे सेगमेंट को भी हल्का फुल्का टच करता है, तब तो होता है स्मूथ कम्यूटेशन। और ये तो बना ही रहेगा, इसे एकदम ख़त्म नहीं किया जा सकता कम्यूटेशन को। लेकिन जब वो दो या दो से अधिक सेगमेंटों को एक ही कार्बन ब्रश, ऐसे सारे कार्बन ब्रश फिर टच करने लगते हैं, तो होता क्या है कि तब धारा का प्रवाह बहुत तेज़ी से चेंज होता है, तब स्पार्किंग की समस्या और बढ़ जाती है। और इसे दूर न किया गया तो आपने देखा कि वो सारी समस्याएं जो है अपने आप जो है बढ़ जाएंगी और हम लोगों का जो है
बाइंडिंग भी ध्वस्त हो सकती है। तो इस तरह से बचने के लिए हम लोग जो है अब इसका उपाय क्या है वो देखते हैं। तो रफ कम्यूटेशन को ख़त्म करना ज़रूरी है। तो कम्यूटेशन से बचने के उपाय आप कह सकते हैं। तो हम लोग जो है कम्यूटेशन से बचने की या कम्यूटेशन समाप्त कर पूर्णतः समाप्त होगा नहीं, तो दो विधियां हैं। पहला है रेजिस्टेंस विधि, और दूसरा है EMF विधि। तो रेजिस्टेंस विधि में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस विधि में उच्च या अधिक प्रतिरोध का कार्बन ब्रूस प्रयोग करते हैं। अधिक प्रतिरोध का कार्बन ब्रूस प्रयोग करते हैं। जबकि रेजिस्टेंस विधि में EMF विधि में क्या करेंगे, EMF विधि, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटरपोल लगाते हैं। इंटरपोल लगा देंगे और उसके कारण EMF हम लोग उत्पन्न करेंगे, और जो आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट होने से EMF बन रहा है या विद्युत वाहक बन रहा है, उसके विरोध में या उसका एंटी EMF हमारा इंटरपोल क्रिएट करेगा, और जिससे आर्मेचर का EMF शांत हो जाएगा, उसको वो नष्ट कर देगा। इस तरह से तब जो है कार्बन ब्रूसों पर स्पार्किंग की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो स्मूथ जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो रफ वाला है उस कम्यूटेशन को समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो रेजिस्टेंस विधि है। रेजिस्टेंस विधि में क्या करेंगे, अधिक प्रतिरोध का कार्बन ब्रूस ही लगा देंगे। जब अधिक रेजिस्टेंस हो जाएगा तो क्या होगा कि धारा का प्रवाह थोड़ा कम होगा, लेकिन स्पार्किंग की समस्या समाप्त हो जाएगी। दूसरा का EMF विधि। तो EMF विधि में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देख लें। ये हम लोगों का जनरेटर का योक हो गया। ये हम लोगों का मेन पोल हो गया, ऐसे ये मेन पोल हो गया। ऐसे इधर भी हम लोग मेन पोल लगा देंगे। ये सभी हमारे मेन पोल हो गए। अब इन्हीं मेन पोलों के बीच में इंटरपोल लगा देंगे। जैसे एक इंटरपोल यहाँ लगा दिया, एक इंटरपोल यहाँ लगा दिया, एक इंटरपोल यहाँ लगा दिया, और एक इंटरपोल यहाँ लगा दिया। ये आपके ये हो गया मेन पोल,
और ये वाला हो गया आपका इंटरपोल। इंटरपोल अंतर ध्रुव कहेंगे या अंतःध्रुव कहेंगे। तो ये इंटरपोल, अब जब यहाँ पर हमारा धुर्रा है और इस पर हमारा आर्मेचर है, ये आर्मेचर आपका हो गया जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न होगा। तो इस आर्मेचर से शॉर्ट सर्किट इसी आर्मेचर में होगी, क्योंकि आर्मेचर, अभी इसकी कॉइल जाकर कम्यूटेटर पर जुड़ी है, कम्यूटेटर की सतह पर कार्बन ब्रुश लगा है और कार्बन ब्रुश जब 2 या 2 से अधिक कम्यूटेटर सेगमेंटों को टच कर रहा है तो क्या होगा, उन्हीं कम्यूटेटर सेगमेंटों से हमारी आर्मेचर कॉइल जुड़ी रहती है। तो इस तरह से हमारे आर्मेचर कॉइल में धारा का प्रवाह शॉर्ट सर्किट होने की वजह से चेंज होने लगता है। और इसमें एक जब तेज़ी से धारा का प्रवाह होगा तो आप देख ही रहे हैं कि I²R से ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, जिससे कि आर्मेचर भी हीट होगा, वाइंडिंग भी हीट होगी, और जो हमारा झाल या शोल्डर लगा उसके पिघलने का भय बना रहता है। तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि आर्मेचर से भी फ्लक्स निकलेंगे, वो फ्लक्स के कारण, कटने के कारण कुंडली से उसमें एक स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इसमें क्या होगा, स्थैतिक EMF उत्पन्न होगा। और चूंकि ये आर्मेचर नाच रहा है तो आर्मेचर नाचने से चुंबक जब कटेगा, चुंबक के फ्लक्स कटेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं कटेंगी, तो आर्मेचर में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल E 5ZNP/60A वोल्ट से उत्पन्न होता है। तो वैसे ही ये इंटरपोल के भी कटने से भी एक जो है, इसमें इन इंटरपोल की वजह से भी आर्मेचर में एक EMF उत्पन्न होगा, जो कि इसके विपरीत होगा। ये आर्मेचर में एक EMF और इस इंटरपोल के कटने से भी, इस इंटरपोल के फ्लक्स कटेंगे तो भी आर्मेचर में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल या EMF उसे कहेंगे, वो प्रोड्यूस होगा, जो कि स्थैतिक EMF आर्मेचर का जो है उसके विपरीत होगा। और ये दोनों एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देंगे, जिससे कार्बन ब्रुशों पर स्पार्किंग की समस्या समाप्त होगी या कम हो जाएगी। पूर्णतः समाप्त तो नहीं होगी, लेकिन कम हो जाएगी। तो अब इसी EMF विधि में लिख सकते हैं या लिख लें कि जनरेटर में मुख्य पोलों के बीच में छोटे पोल लगा दिए जाते हैं, जिसे इंटरपोल कहते हैं। जिन्हें इंटरपोल कहते हैं, अगली पॉइंट लिख लें इसी में, ये इंटरपोल आर्मेचर के श्रेणी क्रम, सीरीज में आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। इनकी जो वाइंडिंग होगी बेटा, वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ेगी,
जैसे आपकी कंपनसेटिंग वाइंडिंग सीरीज में जुड़ी थी, वैसे ये भी जो है इंटरपोल वाली जो ये इस पर जो वाइंडिंग चढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे जो इस पर वाइंडिंग चढ़ाएंगे, ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ेगी। तो लिख लें, ये इंटरपोल आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। अगली पॉइंट लिख लें, इस पर मोटे तांबे के तार की कुंडलन, जो इसे उत्तेजित करेगी, ये है कुंडलन। तो कुंडलन चढ़ाई जाती है और इसमें मुख्य चुंबक, ये जो मेन पोल हैं, ये आपके मेन पोल हैं, तो जिसमें मुख्य चुंबक के टर्नों का 1/3, 1/3 टर्न रखा जाता है, 1/3 टर्न रखा जाता है। ये इस पर मोटे तांबे के तार की जो है इस इंटरपोलों पर वाइंडिंग करेंगे और इसमें टर्न कितना रखेंगे, ये मेन पोल पर जितना टर्न रखेंगे उसका 1/3 रखते हैं। कैसे जोड़ेंगे? ये इंटरपोल आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, इसलिए प्रतिरोध को कम करने के लिए ये मोटे तांबे के तार की इस पर वाइंडिंग, उत्तेजन हेतु जो वाइंडिंग जोड़ेंगे वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और प्रतिरोध को कम करने के लिए उसे मोटे तांबे के तार का हम लोग बनाएंगे। टर्न कितना रखेंगे? 1/3 रखेंगे। अब इनकी पोलरिटी क्या होगी? तो आर्मेचर अगर हमारा इस डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी घड़ी के चलने की दिशा में, जिसे हम लोग कहेंगे दक्षिणावर्त, दाएं की ओर घूम रहा, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज। तो अगर इस डायरेक्शन में, हमने तीर बना दिया, अगर इस डायरेक्शन में हमारा आर्मेचर घूम रहा है तो घूमने की दशा में आगे पड़ने वाले पोल के समान ही हमारा इंटरपोल की ध्रुवता रखी जाती है। तो जैसे अब ऐसे नाच रहा है तो आगे ये पोल पड़ रहा है, ये अगर नॉर्थ है, ये अगर नॉर्थ है तो इसे भी हम नॉर्थ बनाएंगे, और फिर ये अगर नॉर्थ है या साउथ है, मान लीजिए कि ये साउथ है, तो इसके ये इंटरपोल अब ये वाला भी साउथ बनाएंगे, ऐसे करेंगे। तो इंटरपोल की ध्रुवता कैसे निर्धारित करते हैं? तो आप कहेंगे आर्मेचर के घूमने की दिशा में आगे पड़ने वाले, इसके आगे ये पड़ रहा है, इसके आगे ये पड़ रहा है। अगर ये मान लीजिए कि साउथ है, ये क्या है, ये साउथ है, तो इसे भी हम साउथ रखेंगे, यानी आगे पड़ने वाले पोल के समान इंटरपोल की ध्रुवता रखी जाती है। तो अगली पॉइंट इसी में आप लिखेंगे, मैं मिटा दे रहा हूँ। अगली पॉइंट जो भी रहेगी इसी में लिख लेंगे, इंटरपोल की ध्रुवता आर्मेचर के घूमने की दिशा में, घूमने की दिशा में आगे पड़ने वाले मेन
पोल के समान रखी जाती है। क्लियर हो गया? जैसे इधर घुमा रहे हैं तो आगे ये हमारा अगर नॉर्थ पोल है तो उसके पीछे वाला ये जो हमारा इंटर पोल होगा, अंतर ध्रुव होगा, ये भी अब नॉर्थ पोल का होगा। जैसे ये हमारा मेन साउथ पोल है तो आगे घूमने की दिशा में आगे ये है तो उसके पीछे वाला भी इंटर पोल साउथ का बनेगा। चूँकि ये साउथ है तो ये भी साउथ का बनेगा। क्लियर हो गया? अगर ये साउथ है तो ये भी साउथ का बनेगा। ऐसे ही घूमने की दिशा में अगर ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ का बनेगा। ऐसे माने जो आगे वाला मेन पोल होगा सेम वैसा ही पोल इसे बनाएंगे। और पोल आपको बराबर बताते हैं कैसे बनाएंगे। अगर धारा कुंडली में ऐसे ऐसे बहा देंगे, ऐसे ऐसे बहाएंगे तो साउथ पोल बन जाएगा। और अगर धारा ऐसे ऐसे बहाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज बहाएंगे तो नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो हम लोग उससे बनाएंगे। अब होता क्या है, तो ये भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगा और आर्मेचर से कटेगा। तो जैसे मेन फ्लक्सों के कटने से आपका E उत्पन्न हो रहा था 5ZNP/60 वोल्ट, वैसे इन फ्लक्सों के इंटरपोल वाले फ्लक्सों के कटने से भी इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जो कि आर्मेचर में उत्पन्न स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल के विपरीत होगा और वो उसे निष्प्रभावी कर देगा, जिससे कि आर्मेचर पर शॉर्ट सर्किट तो भले हो रहा है, लेकिन जो कार्बन ब्रशों पर स्पार्किंग हो रही है उसमें कमी आ जाएगी। पूर्णतया समाप्त तो नहीं होगा लेकिन कमी आ जाएगी। तो अब आगे इसी में लिख लें, यह इंटरपोल आर्मेचर में उत्पन्न स्थैतिक का मतलब समझ रहे हैं, स्थिर अवस्था में। आर्मेचर में जो धारा बह रही है वो धारा जो है आपकी एक तरह से AC है, उसे आपका कम्यूटेटर DC में बदलता है। आप खुद समझ सकते हैं कि एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। जब दो विपरीत पोलों को हमारा आर्मेचर घूमते हुए काटेगा तो दोनों के कारण दो विपरीत धाराएं उत्पन्न होंगी। तो एक के कारण हाफ पॉजिटिव चलेगी और एक के कारण हाफ नेगेटिव चलेगी। तो ऐसी धारा को हम लोग प्रत्यावर्ती अथवा AC धारा कहते हैं। और फिर इसी को चेंज करने के लिए या DC में बदलने के लिए हम लोग उसी कम्यूटेटर का सहारा लेते हैं, कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं। तो कम्यूटेटर से पहले इसमें क्या है, प्रत्यावर्ती धारा क्रिएट हो रही है और वो भी शॉर्ट सर्किट होने लगी कार्बन ब्रशों के माध्यम से। तो अब क्या होगा, जब कार्बन ब्रशों शॉर्ट सर्किट होने लगेगी तो बहुत तेज़ी से धारा जो है आपके आर्मेचर कॉइल में बहने लगेगी और आर्मेचर पहले से और ज़्यादा चुंबकित होगा और उसके फ्लक्स अपने ही तारों से कटेगा। तो इस तरह से जब कोई कुंडली अपने ही तारों को अपने ही टर्नों से अपने ही फ्लक्सों को काटे तो उसे हम लोग स्थैतिक या स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे। तो स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल और आपका अन्योन्य यानी म्यूचुअल प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये दोनों स्थैतिक हैं, क्योंकि फ्लक्स का परिवर्तन AC के कारण अपने आप होता रहता है। AC हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव चलती रहती है। AC 0 से मैक्सिमम तक जाती है, फिर मैक्सिमम से 0 पर आती है। इस तरह से फाई समानुपाते I आपको बताया गया है। तो धारा जैसे जैसे चेंज होती है तैसे तैसे इस आर्मेचर कॉइल में फ्लक्स का भी मान कम ज़्यादा होता रहता है, यानी d फाई अपने आप होता रहता है। और वो d फाई अपने ही टर्नों से जब कट कर कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल बनाएगा अथवा उसी को EMF कहेंगे, EMF कहे
बनाएगा, तो चूंकि इसी को कहेंगे स्थैतिक। और जब नाच कर इस इंटरपोल अंतः ध्रुव को काटेगा, इसके फ्लक्सों को काटेगा, तो वो गतिकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल बनाएगा और दोनों को एक दूसरे के विपरीत क्रिएट करते हैं। अतः स्थैतिक वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल को इंटरपोल वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल निष्प्रभावी कर देता है, जिससे कार्बन ब्रुशों पर स्पार्किंग की समस्या कम हो जाती है। तो यही है, तो लिख लें, यह इंटरपोल कामा आर्मेचर में उत्पन्न स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे ईएमएफ कहेंगे। क्या कहेंगे? ईएमएफ। स्थैतिक ईएमएफ को स्थैतिक ईएमएफ के बराबर एवं विपरीत ईएमएफ उत्पन्न कराता है, जिससे आर्मेचर कॉइल का ईएमएफ निष्प्रभावी हो जाता है। और कार्बन ब्रुश पर स्पार्किंग कम हो जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटरपोल की भूमिका क्या है? तो एक तरह से इंटरपोल कम्यूटेशन को समाप्त करने के लिए लगाए जाते हैं, ये आप बोलेंगे। अगला है, बहुत ध्यान से देखें, आपको बताया गया कि जब ये आर्मेचर ऐसे ऐसे घूमता है तो घूमने के दिशा में जो पोल का सिरा पहले पड़ता है उसे एलपीटी कहते हैं, लीडिंग पोल टिप कहते हैं। तो ये वाला सिरा आपका एलपीटी हो गया। क्या हो गया? ये वाला सिरा आपका एलपीटी हो गया और इधर वाला टीपीटी हो गया, ट्रेलिंग पोल टिप। ये वाला सिरा आपका ट्रेलिंग पोल टिप हुआ और ये वाला लीडिंग। तो जब ऐसे चलेगा तो चुंबकीय फ्लक्स इधर की ओर भागेगा। क्लियर है? एलपीटी वाला फ्लक्स जो है या चुंबकीय बल रेखाएं टीपीटी यानी ट्रेलिंग पोल टिप की ओर भागती हैं। तो ये हमारा इंटरपोल का, अब आप देखेंगे इंटरपोल का ये वाला जो सिरा है आपके एलटीपी के पास है। ध्यान से देखें, यही काम इसमें भी होगा। इंटरपोल में भी ये वाला सिरा जो होगा वो आपका एलपीटी होगा और इधर वाला टीपीटी होगा। ये वाला सिरा आपका एलपीटी होगा और इधर वाला सिरा टीपीटी होगा। तो ये टीपीटी यानी ट्रेलिंग पोल टिप जो आपका इंटरपोल वाला है वह एलपीटी पर जो मेन पोल के फ्लक्स उधर भाग रहे हैं उन्हें सपोर्ट करके उनके मान को बढ़ाता है, जिससे समरूपता आ जाती है। हमारा पूरा फ्लक्स जो है ऐसे आने लगता है। तो एक फ़ायदा ये भी होता है इंटरपोल लगाने से। एक फ़ायदा क्या है? वो फ़ायदा आप देख रहे होंगे कि एलपीटी के जब फ्लक्स आर्मेचर रिएक्शन के कारण इसी पोल के ट्रेलिंग पोल टिप यानी टीपीटी की ओर भागते हैं, तो यहाँ पर आपका जो है
फ्लक्स का मान कम होने लगता है, उसकी पूर्ति हमारा जो है ये इंटरपोल करता है, क्योंकि इंटरपोल का टीपीटी यानी ट्रेलिंग पोल टिप इसके लीडिंग पोल टिप के पास ही होता है, अतः इसके फ्लक्स उसको सपोर्ट करते हैं। इस तरह से हमारे जो है जनरेटर की आप कहेंगे शक्ति जो है वो लगभग 25% बढ़ जाती है, और इसके कारण जो है स्पार्किंग की समस्या में भी कमी आती है। एक काम ये देख लें, आपका जो आप कहेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन में भी तब कमी आती है। इसने क्या किया, आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो हमारी मेन चुंबकों की चुंबकीय बल रेखाएं टीपीटी की ओर भाग रही थीं, वो तो उसकी पूर्ति भी ये हमारा जो है इंटरपोल कर दे रहा। तो इस तरह से ये आर्मेचर रिएक्शन को भी कम करता है, और फलस्वरूप हमारे जो है शक्ति जनरेटर की करीब 25% बढ़ जाएगी। जब शक्ति बढ़ जाएगी तो इफ़िशियंसी भी उतना 25 से जो है करीब 30% तक बढ़ जाती है। तो आगे लिख लें, आगे इसी में लिख लें बेटा, अगली पॉइंट लिख लें, इंटरपोल इंटरपोल का टीपीटी यानी ट्रेलिंग पोल टिप कामा मेन पोल के एलपीटी यानी लीडिंग पोल टिप के फ्लक्स फाई की पूर्ति भी करता है या कराता है, जिससे आर्मेचर प्रतिक्रिया या रिएक्शन में भी कमी आती है। वहाँ उसने जो है कम्यूटेशन को भी समाप्त किया। एक प्लस पॉइंट ये भी है, ये आपकी कौन सी पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या है कि हम लोग तो लगाए कम्यूटेशन को समाप्त करने के लिए, लेकिन एक बात और भी आप देख रहे हैं कि इसका जो टीपीटी है इंटरपोल का अंतः ध्रुव का जो टीपीटी है यानी ट्रेलिंग पोल टिप, इधर वाला आपका ये वाला सिरा जो है ट्रेलिंग पोल टिप है, ये जो है मेन पोल के लीडिंग पोल टिप के फ्लक्स की पूर्ति भी कराता है, जिससे आर्मेचर रिएक्शन में भी कमी आती है। आर्मेचर रिएक्शन में कमी आती है और जनरेटर की शक्ति में 25 से 30%, 25% से 30% की वृद्धि तो जब जनरेटर की शक्ति 25 से 30% बढ़ेगी तो दक्षता भी ऐसे ही बढ़ जाएगी। तो दक्षता भी आप कह सकते हैं कि जनरेटर की शक्ति या दक्षता 25 से 30% इस इंटरपोल की वजह से बढ़ जाती है। तो इस तरह से
इंटरपोल जो है बड़े जनरेटरों में ही हम लोग प्रयोग करते हैं और इंटरपोल करने से किसी भी जनरेटर की शक्ति 25 से 30% बढ़ जाएगी। और ये आर में हम लोग तो कम्यूटेशन को ही दूर करने के लिए इस इंटरपोल को विशेष रूप से लगाते हैं, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये भी आ जाता है कि इंटरपोल का TPT ऐसे जो है मेन पोल के LPT वाले को सपोर्ट करता है, जिससे फ्लक्स में वृद्धि हो जाती है, समरूपता आती है और इसके कारण हमारे जनरेटर की शक्ति में जो है वो वृद्धि हो जाती है और इस तरह से हमारा इंटरपोल जो है काम करता है, बहुत फ़ायदेमंद है। और हम लोग जो है अब इस वीडियो को यहीं समाप्त, तो इस तरह से हम लोग आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।